नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का कंटेंट का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी से इस्तेला कर दिया। लास्ट फर्स्ट ईयर के टॉपिक में हमने देखा था वायु की इस्तेला कर दिया, और मैंने पहले बताया था कि आपको इसमें वायु की, हिमनद की और कारस्ट इस्तेला करती, नदी की इस्तेला करती, समुद्री इस्तेला करती है। ये 4-5 इस्तेला करती है अपने सिलेबस में हैं। आज अपन स्टडी करते हैं कारस्ट इस्तेला करती या भूमिगत जल या चूना पत्थर की इस्तेला करती है। नाम से ही क्लियर है कि ये जो कारस्ट प्रदेश नाम पड़ा है ये युगोस्लाविया में है, और युगोस्लाविया में ये चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी के नाम उस पूरे एरिया को कहते हैं कारस्ट प्रदेश। इसके अलावा फ्रांस में है और इंडिया में भी है, जैसे देहरादून में है, टपकेश्वर महादेव है, मध्य प्रदेश में जो हिली एरिया है उसमें है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे चूना पत्थर है उसमें अगर पानी मिलेगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक क्रिया होगी, और उसमें क्या होगा कि बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, रिसता रहता है। तो वहाँ का जो पूरा एरिया है वो कटाफटा सा हो जाता है और कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। और जो ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें मुख्यतः अपर्दन के कारण और निक्षेपण दोनों कारण होते हैं। अपर्दन के कारण अपघर्षण, सन्निकर्षण, कई क्रियाएं सहायक होती हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कारस्ट स्थलाकृति या चूना पत्थर की स्थलाकृतियाँ। कारस्ट प्रदेशों में अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। इसमें सबसे पहली स्थलाकृति है टेरा रोसा। जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा, विलयन मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि चूना पत्थर के साथ जैसे ही पानी मिलता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और वो घुल जाता है। विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है, तो सतह के ऊपर मिट्टी की एक पतली परत का विकास हो जाता है जिसे टेरा रोसा कहते हैं, और इसमें क्ले, चूना एवं लोहे की प्रधानता होती है। सेकंड स्थलाकृति है लैपीज, और इसमें क्या होता है कि जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ एवं असमान हो जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति होती है ये उबड़ खाबड़, इसको ही लैपीज कहते हैं। इंग्लैंड में इसे क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में केरेन कहते हैं, और फ्रांस में इसे लैपीज कहते हैं। अगली स्थलाकृति है घोलरंध्र एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ। घोलरंध्र क्या होता है कि विलयन क्रिया के द्वारा चट्टानों की संधियों पर कई छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है। इन छिद्रों को ही घोलरंध्र कहते हैं। इन घोलरंध्रों की गहराई 10 मीटर तक होती है। इनकी आकृति सामान्यतः कीपाकार होती है। ब्रिटेन की खाड़ियों और क्षेत्रों में जो इस प्रकार के शुष्क छिद्र पाए जाते हैं उनकी आकृति बेलनाकार होती है एवं उन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। देखिए, एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये घोलरंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, ये क्रम से कारस्ट स्थलाकृतियाँ हैं। अब जैसे जैसे मैंने नाम बोले घोलरंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जेर, आगे जो भी स्थलाकृतियाँ आएंगी ये एक तरीके से रंध्र हैं, छिद्र हैं। तो जैसे जैसे आगे नाम बोलता जा रहा हूँ इनका आकार बड़ा होता जा रहा है, और जब घुलन क्रिया के फलस्वरूप घोलरंध्र का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे डोलाइन कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि इनके क्या होता है, सिर्फ छिद्र का आकार में अंतर रहता है। अब घोलरंध्र के छिद्र के आकार बड़ा हो गया तो वो क्या कहलाया, डोलाइन। और इनकी गहराई सामान्यतः 2 से 15 मीटर होती है, व्यास 10 से 125 मीटर तक होता है। और जब क्ले या मृत्तिका या चिकनी मिट्टी द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है तो जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता, फलस्वरूप जल के जमा होने के कारण छोटी छोटी अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की झीलों को ही कारस्ट झील कहते हैं। और जब भूमिगत नदियों के मार्ग में दो निकटवर्ती डोलाइन या विलयन रंध्र के बीच का धरातल कोलैप्स हो जाता है या नीचे ध्वस्त होकर गिर जाता है तो भूमिगत जल प्रवाह धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगता है।
और जो स्थलाकृति बनती है उसे कारस्ट खिड़की कहते हैं या कारस्ट विंडो कहते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, हो सकता है इसमें धुंधला आ रहा हो। इसमें देखिए जल प्रवाह हो रहा है, संतृप्त स्तर कहाँ पर है, डोलाइन, युवाला, पोलजेर ये कैसे बनते हैं। और जब कई डोलाइनों के मिलने से निर्मित बृहदाकार गर्त बन जाता है तो उसे युवाला कहा जाता है। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी आ जाता है कि डोलाइन या युवाला किससे संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। ऑप्शन दे देगा हिमनद, वायु, समुद्री या नदी या कारस्ट, तो ये कारस्ट स्थलाकृतियाँ हैं और इसका व्यास 1 किलोमीटर तक हो जाता है। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्तों को पोलजे कहते हैं, मतलब डोलाइन, युवाला और पोलजे। पोलजे का व्यास सबसे ज़्यादा होता है। पोलजे की तली समतल एवं दीवारें खड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चूना पत्थर वाले शिखरों में नीचे की ओर भ्रंशित या नीचे की ओर वलित चूना पत्थर खंडों की घुलन क्रिया के फलस्वरूप होती है। अगला है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। नाम को सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन ये अंधी घाटी किसकी इस्तला करती है? कारस्ट इस्तला करती है। जब वर्षा अधिक होती है एवं विलयन छिद्र के माध्यम से समस्त जल भूमिगत नहीं हो पाता, मतलब सारा जल अंदर नहीं जा पाया, तो नदी क्या करती है? नदी विलयन छिद्र से आगे घाटी बनाकर प्रभावित होने लगती है, यह सूख जाती है। इसे शुष्क नदी तल कहा जाता है। परंतु जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तो छिद्र से उद्गम के बीच नदी अपने लिए गहरी घाटी का निर्माण करती है जो कारस्ट मैदान के तल से काफी नीचे होती है। ऐसी घाटी को ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है कंदरा या गुफा। ये धरातल के नीचे एक खोखली आकृति है जिसका निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया एवं अपघर्षण के फलस्वरूप होता है। ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर की स्थलाकृतियों में घुलन क्रिया एक केमिकल क्रिया, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। भारत में देहरादून, बिहार के रोहतास, मध्य प्रदेश के बस्तर, चित्रकूट आदि स्थानों में कंदराएं देखने को मिलती हैं। और पोनोरे, ये क्या है कि भौम कंदराओं को जो विलयन छिद्र धरातल से मिल जाता है उसे यूगोस्लाविया में पोनोर कहते हैं। बात करें निक्षेपात्मक कारस्ट स्थलाकृतियों की, तो इसमें क्या है कि मेन तो स्थलाकृतियां दो ही हैं, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। तो ये समझ लीजिए कि एक कोई गुफा है और उसमें चूना पत्थर की स्थलाकृतियां या चूना पत्थर की चट्टानें हैं और उसमें ऊपर से पानी रिस रहा है और उस पानी के साथ चूना भी घुला हुआ आ रहा है। फिर क्या होगा? जो ऊपर से पानी टपकेगा वो नीचे आके जमेगा और कुछ पानी ऊपर छत पे भी रह जाएगा। तो ऊपर छत पे जो रह जाएगा धीरे धीरे एक बड़ी आकृति बन जाएगी, एक तो स्थलाकृति वो हो जाएगी, वो कहलाएगी स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे स्थलाकृति जमती है वो पानी गिरता है या चूना पत्थर के अवशेष गिरते हैं, उससे जो स्थलाकृति बनती है वो कहलाएगा स्टैलेग्माइट। और जो इन जैसे नीचे पानी गिरता रहा, चूना पत्थर गिरता रहा फर्श पे, ऊपर उठता गया, वो स्थलाकृति बड़ी होती गई और ऊपर वाली स्थलाकृति भी नीचे बड़ी होती गई। पानी का जो वाष्पीकृत हो गया वो छत पे जमता गया। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं केव पिलर या कंदरा स्तंभ। एक स्थलाकृति और हम्स, जैसे कि मैंने डेविस के अपर्दन चक्र में आपको बताया था कि लास्ट की स्टेज में जो अवशिष्ट चट्टानें बच जाती हैं जिनका अपर्दन नहीं होता है तो उसे मोनाडनॉक कहा था डेविस साहब ने। इसी तरह जो चूना पत्थर का अपर्दन चक्र है उसमें जो ऐसी चट्टानें बन जाती है, बच जाती हैं, अवशिष्ट चट्टानें जिन पर अपर्दन का कम प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं हम्स। देखिए, जब चूना पत्थर प्रदेशों में घुलन क्रिया द्वारा अधिकांश चूना पत्थर चट्टानें घुल जाती है तो अंततः ऐसी सतह का विकास होता है जो अघुलनशील सिलिका प्रधान चट्टानों से निर्मित होती है। इस तरह की सतह की तुलना संप्राय मैदान से की जाती है। तो ये थी कारस्ट स्थलाकृतियाँ या चूना पत्थर की स्थलाकृतियाँ, या बोले
और इनमें दोनों अपरदनात्मक एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ आती हैं और रासायनिक क्रिया भी आ जाएगी, अपक्षय अपक्षन और विलयन क्रिया के कारण ये स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। बाद में अपरदन स्थलाकृतियों के बाद में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ दे देना। धन्यवाद।